नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर जहां केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शब्बीर विद्रोही ने कहा कि विगत 70 साल में भारत ने जो विकास किया था, मौजूदा सरकार ने उसका पूरा विनाश कर दिया है। फिल्म सितारों पर तंज कसते हुए शब्बीर विद्रोही ने कहा कि ये लोग 70 रुपए पेट्रोल होने पर चिल्लाते थे, अब जबकि पेट्रोल 100 रुपए के पार हो गया है, पर अब इनका मुंह तक नहीं खुल रहा है। वंशवाद के मुद्दे पर उनका कहना है कि वंश अगर सक्षम हो और राजनीति में आ रहे हैं तो बुरा क्या है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, वो तो अपनी उपलब्धियां गिना रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जनता सारी चीजों को जानती है और जनता को आज के वैज्ञानिक युग में बहकाना इतना आसान नहीं है। आपके दर्शक भी जानते हैं और सभी जानते हैं। वो तो जो 14 का बदलाव हुआ वो आपको पता है कि इधर 10 साल के शासन से तंग आए हुए लोग, दूसरी चीज बाकी और सी बहुत सी बातें थीं, अन्ना का आंदोलन था, ये था वो था, इनके झूठे आश्वासन थे, जनता में परिवर्तन के विचार थे और उस परिवर्तन के बर्तन में नर्तन डूबा और किसी से उबा और झूठे को बना दिया। तो ये तो जो होना था हो गया। 14 के बाद भी माहौल ऐसा नहीं था कि ये जीत कर आए, इन्हें पुलवामा ने जिता दिया। यह जनता की सेवा पर वोट लेना नहीं चाहते हैं, ये जनता की भावना से खेल करके ये वोट लेना जानते हैं। ये 7 साल इनके हो गए, ये अभी भी 70 साल का रोना रोते हैं। कुछ भी हो जाए तो ये 70 साल को दोषी ठहराने का काम करते हैं, अपने 7 साल के काम को नहीं बता पाते हैं। और जनता देख रही है इन्होंने क्या किया, सबको पता है। ये नोटबंदी की है, इन्होंने जो है किसानों के खिलाफ 3 कानून वाली बात की है, ये GST लगाए। इनके पास है क्या? ये महामारी में तो व्यवस्था को संभाल ही नहीं सके। आज ऐसी दुर्दशा शायद भारत में 100 बरस पहले, यानी देश आजाद नहीं था उस समय में आए हुए प्लेग और हैजा के समय भी इतनी दुर्दशा नहीं हुई थी जितनी दुर्दशा इस कोरोना के कीटाणु ने कर दिया है। इस देश में अव्यवस्था के कारण लाशें रेत में छुपाई गई, राम नाम की चादर जो लोगों ने लगाया था, यानी मुर्दों की समाधि से वो खींच कर छुपाया जा रहा ताकि फोटो में ना आ जाए। 7 साल और 70 साल की तुलना से मतलब नहीं है। मेरा मानना है तुम्हारे 7 साल नहीं, तुम्हारे तो 10 साल पूरे होने हैं, क्योंकि जनता ने तुम्हें 2 बार जनादेश दिया है। लेकिन तुम में नैतिकता बाकी हो और जनता को जो वादा किया अगर तुम पूरा नहीं कर सकते हो तो ये तो नैतिकता और मानवता का सवाल है कि तुम्हें खुद सत्ता से हट जाना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को बना देना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब आदमी के मानव के अंदर की मानवता मर जाती है तो मानव स्वयं के बारे में सोचता है, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचना बंद कर देता है। अब वो 7 साल में मन की बातों में कितनी बातें किए ये तो आपको पता है। ये जिस आदमी को अपने बारे में याद नहीं है, दूसरे के बारे में वो क्या सोच सकेगा? जो परिवार के पत्नी का अधिकार नहीं दे सका, जो अपने वादे को नहीं निभा सका, जो बाप के को कष्ट दे दिया और बाप के जैसा कि लोगों ने बताया और गुजरात के अखबारों में सारी बातें छपी। तो मेरा तो मानना यह है कि आदमी वही देश के लिए सही होता है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, चाणक्य ने कहा था कि जो परिवार से जुड़ा हुआ होता है वह सबकी, जो परिवार की पीड़ा जानता है वो पर की पीड़ा जानता है, जो पर की पीड़ा जानता है वही देश के अंदर शासन करके जनता को सुख दे सकता है। तो यहाँ तो दोनों चीज से ये नदारत है, न परिवार की पीड़ा जानते हैं न पर की पीड़ा जान सकते हैं। और न जिसका परिवार है, जो अपने मुंह से कहता है मेरा क्या, मैं झोला उठा के चल दूंगा। अरे देश ने तुझे जाने के लिए बनाया है, देश ने देश चलाने के लिए बनाया है। और जब तुम्हारी मानसिकता है कि मैं झोला उठाकर चल दूंगा तो तुम देश को देने वाले क्या हो?
तुम तो ये कह सकते हो कि हम देश को इतना देंगे कि देश हमें जाने नहीं। के साथ में नाथूराम गोडसे जिंदा है, क्योंकि जब गांधी की जिक्र आएगी तो गांधी के साथ नाथूराम गोडसे की जिक्र आएगी। जब भारत का जिक्र छिड़ेगा तो भारत में शासन का जिक्र छिड़ेगा। तो इतिहास दोनों बनते हैं, एक अच्छाई के भी एक बुराई के भी। तो इतिहास में जिंदा रहना एक अलग बात है, लोगों के दिलों में जिंदा रहना एक अलग बात है। धरती पर राज करना एक अलग बात है, दिलों पे राज करना एक अलग बात है। आज जो भी है वो है, आपके सामने है। ये 7 साल के गुण गाएं या 70 साल के बारे में जो चीज इनके मन में आए वो कहें। जनता होशियार है, जनता समझती है, जनता जानती है। आज लोगों के आंसू पोंछने का काम जिस नेता को करना चाहिए वह दिखावे का आंसू बहा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की जनता न रोए, यह जिसका काम है वो कैमरा के सामने संपैथी लेने के लिए रोने का काम कर रहा है। कारण क्या है? क्योंकि आप जानते हैं आंसुओं में दम होता है। इतना दम होता है कि बिखरते हुए किसान आंदोलन को राकेश टिकैत ने रो दिया तो फिर वो संलग्न हो गया। नेता ने इसी से सबक लिया कि हम रो देंगे तो जो भक्त भी मुझसे नाराज होकर भाग रहे हैं मेरे आंसू के साथ मेरे साथ चिपक जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या उनके आंसुओं को ये आंसू पोंछ सकता है जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, जो कोरोना में ऑक्सीजन के अभाव पर जिनके बच्चे माँ बाप मरे हैं, बिला कफन की जो लाशें दरिया में तैर रही हैं, उन पीड़ाओं को, उन चिताओं को, उन कष्ट को ये आंसू नहीं बुझा सकते, नहीं भुला सकते। जनता समझती है, जनता जानती है कि जिसके मन के अंदर किसी चीज की करुणा पीड़ा न हो वो हमारी करुणा और हमारी पीड़ा को क्या जानेगा। आज खुद गंगा परेशान है केवल एक बात पर कि इन्होंने कहा था गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। आज उसी माँ सोचती है कि हमने जिसे बुलाया है उसी ने मेरे अंदर लाशों को बहवाया है। ये सवाल उनका नहीं है, सवाल शासन का है। जब देश है तो देश के किसी भी चीज हुए अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, महंगाई, उत्पीड़न, अराजकता, इसकी सारी जवाबदारी देश के शासक पर जाती है, देश के नेता पर जाती है। और ये उसका दायित्व भी होता है कि अगर भारत के विकास का श्रेय हम लेना चाहते हैं तो विनाश के तरफ भी हमारी उंगलियां लोगों की हम पर उठेंगी, उसे भी सहने की तैयारी रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं जनता के में भी ऐसा भ्रम है कि विपक्ष इसमें कमजोर पड़ रहा है केंद्र में, तो जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस बारे में क्या कहें? देखिए, जनता को खुद विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए। सवाल यह कि विपक्ष को कमजोर, क्या विपक्ष को तो मान्यता नहीं है और मान्यता के लायक आपने विपक्ष को बनाया नहीं है। आप इतने उसमें चले गए। लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए विपक्ष का सशक्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये तो जनता के वोटों से विपक्ष भी बनता है, सरकार भी बनती है। तो क्या जनता जो है विपक्ष का रोल अदा नहीं कर सकती? जनता ने जिस तरीके से विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, महंगाई के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, आपको याद है इस देश के अंदर जब पेट्रोल 75 रुपए और डीजल 70 रुपए हुए थे तो देश के बड़े जो अपने आप को महान मानते हैं, जिसको आप कहते हैं विशिष्ट पुरुष में से गिनते हैं, जो फिल्मी दुनिया के हों, अनुपम खेर हो, अमिताभ बच्चन हो, स्मृति ईरानी हो या आपका अक्षय कुमार हो, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था। आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वजह है? जब एक दूसरे से इन लोगों को देश का बनना चाहिए, सरकार का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जो चीज आपने 70-75 पर बोला था आज 100 को क्रॉस कर गया, मगर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। इसका मतलब यह है कि ये सारी शक्तियां एक शक्ति के सामने अपने आप को निरीह पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं यहां सच बोलने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। इस डर से भी लोग चुप पड़े हैं या चाटुकारिता के आधार पर चुप पड़े हैं। विपक्ष क्या है? सदन चल ही नहीं रहा है, सदन में आवाज उठाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो सड़क पर तो आवाज उठनी चाहिए और जनता को ही विपक्ष बन करके अपने सवालों के लिए सड़क पर आकर के अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि बातों के दो ही जगह है। एक भेजे हुए प्रतिनिधि सदन में बात करें
अगर वो सदन में बात करने लायक नहीं है तो जनता सड़क पर सरकार से बात करे। एक देश की एक राजनीतिक पार्टी पर हमेशा वंशवाद का आरोप लगाते हैं, उस बारे में क्या? देखिए, वंशवाद का आरोप लगाना नहीं लगाना, अब आप एक बात बताइए कि अगर मेरा बेटा मेरे साथ काम करेगा और मेरे साथ रहेगा, मेरा परिवार ही अगर पूरा राजनीतिक हो जाएगा तो मेरा बच्चा क्या जाकर के फार्चून की दुकान खोलेगा? वो भी तो राजनीति में आएगा। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि वंश तब कहते हैं जब नालायक को लायक की जगह दे दी जाए। आज अगर बात करते हैं देश के लिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, ये जेल में आजादी की लड़ाई के लिए लड़े। अगर उनके बाद जवाहरलाल नेहरू का तो बेटी थी, बेटा था नहीं। फिर इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए, राजीव गांधी को भी बम से उड़ा दिया गया, कुर्बानी गई। तो मेरा ये मानना ये है कि आप वंश और इस पर बात न करें। पूरी दुनिया जो है वंश चले या आदमी का विचार चले, इन पर चलना चाहिए। अगर वंश सही ढंग से चल रहा है तो वंशवाद की बात क्या है? क्या कौन नहीं चलता है? आज ये किसके वंश है? सभी तो आदम हव्वा के वंश हैं, सभी तो मनु शत्रुपा से आए हुए हैं, सभी एडम ईव के ही तो हैं। हमने कर्मों के आधार पर जातियां बांट दी, हमने दूसरे चीजों के आधार पर सारी चीजें बांट दी। यहाँ चप्पल बेचने वाला चप्पल वाला हो गया, यहाँ जो है कोई चीज यानी कामों का भी उपनाम दे दिया गया। तो जब सबसे बड़ी बात यह है कि वंश पर न जाइए, आप ये देखिए कि हम इस देश को बचाने के लिए कौन सुयोग्य है, कौन योग्य है। आज विपक्ष की कमजोरी का यही कारण है कि हमारे पास विपक्ष में सशक्त नेता हैं मगर संख्या इतनी नहीं है जिससे विपक्ष का दर्जा मिल सके। आज आदरणीय पवार साहब के बारे में आपका क्या विचार है? आप खुद एक पत्रकार हैं, आप बता दीजिए, भारत के अंदर उतना अनुभवी, उतना सूझबूझ का कोई नेता है? लेकिन नहीं, जनता ने उनको उतना मैंडेट नहीं दिया, उतना अधिकार नहीं दिया कि वो देश के विपक्ष बन सके या देश की सरकार में जा सके। तो जहां अंक गणित आप चला रहे हैं, विज्ञान गणित वहां कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वहां पर समाज की सेवा कुछ भी नहीं कर पा रही है। जहां पर आप नारे के सहारे या राष्ट्रभक्ति की परिभाषा को बदलने के सहारे झूठ बोल करके आप सरकार में जाते हो, वहां सच की पुकार को कौन सुनेगा? इसलिए व्यक्तित्व की कमी नहीं है। अब आप एक बात कहेंगे, पवार साहब है, पवार साहब की बेटी राजनीति में है, तो क्या हो गया? ये वंश हो गया क्या? अरे भाई, वो जो सेवा कर रही है, सेवा के साथ चल रही है। बेटी होने का ये मतलब तो नहीं कि उसको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। भाई का बेटा होने के नाते ये नहीं कि उसे राजनीति में नहीं होना चाहिए। जिसने जिस चीज को पसंद किया होना चाहिए और ईमानदारी के साथ होना चाहिए, जनता की सेवा के साथ होना चाहिए। इसलिए मेरा वंश और परपंच पर कोई बात करने की बात नहीं है। मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि जो भी जनता का प्रतिनिधि बनकर गया है और बनता है, उसे जनता के कष्टों का ख्याल करना चाहिए, देश की राष्ट्रीयता पर विचार करना चाहिए और हर मानव को सुख सुविधा का, बेरोजगारों को रोजगार का, युवाओं को नौकरी का, किसानों को लगान का और देश के लोगों को तूफान से बचाने का काम करना ये सरकार का दायित्व है। सरकार अपने दायित्व की बात करे, यहाँ वंश और कंस की बातें बेकार हैं, क्योंकि वंश से कुछ नहीं होता है। आदमी जिसे चुनता है वही लोकसभा या विधानसभा में जाता है, और जब प्रतिनिधि बन गया है तो उसकी नीति में राजनीति हो और सेवा के भाव हो। बीच में चर्चा चली थी, संजय राउत जी ने कहा था कि पवार साहब ने कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। देखिए, आपके संजय राउत साहब के विचार अपने जगह पर हैं। अब हम अपने नेता को राय देने योग्य हम नहीं हैं, हम उनकी राय पर चलने योग्य हैं। हमारा नेता जो उचित समझेगा फैसला लेगा, और जो हमारा नेता फैसला लेगा, हम जैसे कार्यकर्ता अपने नेता के पीछे खड़े रहेंगे, दमखम से खड़े रहेंगे और देश की परिस्थितियों को देखते हुए देश के हित में हमारा नेता सक्षम है अपना फैसला लेने के लिए। केंद्र शासित पार्टी हमेशा ये कहते रहती है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए वो 7 साल में सरकार ने कर दिखाई है। हाँ, बिल्कुल सही बोलती है। अब आप बता दीजिए, 70 साल में गंगा के अंदर कहीं बहती हुई लाश आपने देखा था क्या? वो कर दी।
आपने इस तरह ऑक्सीजन, हवा और दवा के लिए लोग तरह तरह किए थे क्या? नहीं किए थे। तो सरकार तो अपने जगह पर सही बोल रही है कि 70 साल में जो दुर्दशा नहीं हो सका वो 7 साल में हमने करके दिखा दिया। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं बता दीजिए। 70 सालों में पेट्रोल 100 रुपया गया था क्या? आज 100 रुपया क्रॉस कर गया है। तो आप सिक्के के दोनों पहलू को देखिए। 70 साल में जो भाईचारगी जिंदा थी उसको उन्माद में बदलने का काम इसने किया। तो जो 70 साल में भारत के अंदर विकास के कार्य चले उनको ये बर्बाद करने का कार्य किए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। उनसे पूछ लीजिए 70 साल में रिजर्व बैंक से कितना पैसा सरकार ने लिया था? इन्होंने लिया, इन्होंने किया। 70 साल में हमने प्राइवेट को राष्ट्रीयकरण किया और ये आए तो राष्ट्रीयकरण को प्राइवेटाइजेशन में ले जा रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, सारी चीजें बेच रहे। तो ये तो सही बात है कि 70 साल में जो इस देश का दुर्दशा नहीं हुआ वो 7 सालों में इन्होंने करके दिखा दिया है। अब इस प्रमाण को लेकर के चलने में जनता जानती है कि आप विकास की तरफ ले गए हैं देश को कि विनाश की तरफ ले गए हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भेष बदलने से देश नहीं बदलेगा, विचार बदलने से देश का विकास होगा।